हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडिक्स। पदार्थ विज्ञान की इस सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं कार्य कारण सिद्धांत। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर साल लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी 15 मार्क्स के भी। ठीक है ना। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट में आता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसमें आज के इस वीडियो में हम बस इसके कार्य कारण के लक्षण, कारण के भेद, कार्य और कारण का आयुर्वेद में महत्व, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है ना। बाकी ये जो है कारण से कार्य की उत्पत्ति में विविध मत, सत्यकारवाद, असत्यकारवाद, परिमाणवाद, विवर्तवाद, आरंभवाद, इसको भी धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक, ताकि अच्छे से समझ में आए। दरअसल ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब थोड़े बहुत कन्फ्यूजन मिक्स लगेगा, ऐसा लगेगा कि सब एक ही चीज़ कह रहे हैं, है ना। इसलिए इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्य और कारण के लक्षण क्या है। इंट्रोडक्शन में आयुर्वेद और दर्शनों ने कार्य कारण सिद्धांत का वर्णन किया है। किसी भी कार्य का कोई एक कारण होता है, कोई अगर कार्य होता है उसका कोई एक कारण होता है। यह जानकर ही एक खोज की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसी खोज की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर दार्शनिकों ने इसे कार्य कारण सिद्धांत को अनेकानेक पद्धति से वर्णन किया है। यदि रोग को कार्य मान लिया जाए तो इसके कारण को खोज कर उसे नष्ट करने के सिद्धांत को आयुर्वेद भी मानता है। फिर काज क्या है, कारण क्या है। चरक संहिता के अनुसार तत्र कारणम नाम तद यद करोति सा एवं हेतु सा कर्ता। कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है, उसी को हेतु भी कहते हैं और वही कर्ता भी है। ठीक है ना। तो ये चरक संहिता के अनुसार कारण का डेफिनेशन है। अब देखते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार क्या है। कारण शब्देन स्वतंत्र कारणम करित लक्षणम उच्यते। ठीक, कारण शब्द से स्वतंत्र कारण जो कर्तव्य लक्षण वाला होता है उसे कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहा जाता है। ठीक है ना। तर्क संग्रह के अनुसार ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए, चरक संहिता और तर्क संग्रह ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। कारण वह है जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो। कारण क्या है, जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व पहले उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न न हुआ हो, उससे कारण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपको दो, चरक संहिता के अनुसार और तर्क संहिता के अनुसार, ये अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी शब्द पदार्थी के अनुसार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका ये हिंदी वाला पढ़ लीजिए। जो कार्य को उत्पन्न करता है वो कारण है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ है। अब देखिए कार्य क्या है। तर्क संज्ञा के अनुसार कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी, प्राग भाव का प्रतियोगी मतलब विरोधी कार्य होता है। उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय या वस्तु का अभाव प्राग भाव कहलाता है। हमने आपको एक वीडियो में बताया प्राग भाव, संसर्गा भाव, तो वही है प्राग भाव। ठीक है ना, अभाव वाले चैप्टर में। कार्य उत्पन्न होने से पूर्व उसका भी अभाव होता है, इसलिए कार्य का प्राग्भाव का प्रतियोगी कहते हैं। कार्य वह होता है जो कारण से उत्पन्न होता है। और कारण क्या है, कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है। ये कार्य को उत्पन्न करता है, कार्य क्या होता है, कारण से उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट अंतर है, इसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता के अनुसार जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया में तत्पर होता है उसे कार्य कहते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है, कारण के भेद। कारणम त्रिविधम, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, भेदात, है ना। 3 भेद कौन कौन है, समवाय कारण, इसको उपादान कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। ठीक, जो समवायी है इसे इंटीमेट काज कहते हैं, असमवाय को नॉन इंटीमेट काज कहते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में देख लीजिएगा आप। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं।
समवायी कारण क्या है? यतस्य यतसंवेतम कार्य में उपपद्यते तत्समवायी कारणम। ठीक, जिसमें समवाय से संबंध होता हुआ कार्य उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहते हैं। कारण का कार्य से समवाय संबंध होता है। कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है और यह कारण कार्य के साथ सर्वदा रहता है। यदि कारण को इस संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है ना, बात सही है। तो समवाय संबंध म्यूचुअल जो रहते हैं, है ना, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़। एग्जाम्पल में क्या है? यथा तंतुआ पटस्य। तंतु बोले तो धागा, है ना, धागा या पट बोले तो वस्त्र का समवाय कारण है। धागे से वस्त्र की निर्मित होने पर भी धागा वस्त्र के साथ ही रहता है। यदि धागे को हटा दिया जाए तो वस्त्र का अस्तित्व भी नहीं रहता। बात सही है। मान लीजिए कोई कपड़ा है, अगर उसमें से धागा हटा दिया जाए, धागा से कपड़ा बनता है, और उसमें से अगर धागा हटा दिया जाए तो उस कपड़े का, उस वस्त्र का कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। वही चीज़ है। दोष वैषम्य रोग का समवाय कारण है। दोष वैषम्य से रोग की उत्पत्ति होने पर भी दोष वैषम्य बना रहता है। यदि दोष वैषम्य नष्ट हो जाए तो रोग भी नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब, जैसे कोई भी दोष होता है, जैसे वात पित्त कफ कहते हैं कि वात पित्त कफ दोष है, इन्हीं की वजह से कोई डिजीज़ आती है, व्याधि होती है। अगर इन दोषों को इनको हटा दिया जाए तो कोई रोग व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है ना, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। पंच महाभूत और आत्मा जीवित शरीर के समवायी कारण है। समझ में आया? फिर क्या है? स्पर्म एंड ओवम आर समवायी कारण ऑफ फीटस। बात सही है। मतलब जो कोई फीटस बनता है उसमें स्पर्म और ओवम के मिलने से बनता है। वेदांत दर्शन ने समवाय कारण को ही उपादान कारण कहा है। अब देखते हैं असमवाय कारण, नॉन इंटीमेट काज। कार्येण कारणेन व सहेकन अस्मिन् अर्थे संवेद यत कारण समवाय कारण। कार्य या कारण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसे असमवाय कारण कहते हैं। यह कारण समवाय कारण से भिन्न होता है, परंतु कार्य कारण के साथ समवाय संबंध से रहता है। इसको उदाहरण समझते हैं, क्या है? यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। धागा वस्त्र का समवाय कारण होता है, परंतु वस्त्र निर्मित करणे में धागों का संयोग होना भी अनिवार्य है। यह धागों का संयोग तंतु बोले तो धागा असमवाय कारण है। ठीक है ना। वस्त्र की बुनावट मतलब वस्त्र का जो टेक्सचर है और रंग वस्त्र के असमवाय कारण है। वस्त्र की बुनावट धागों के विशिष्ट संयोग पर निर्भर करती है। यह धागों का विशिष्ट संयोग धागों में उपस्थित नहीं होता, परंतु यह वस्त्र में उपस्थित होता है। ठीक है ना। अभी जो ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई थी, आगे डायग्राम में दिया है, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ असमवाय कार्य कारण में उपस्थित होता है, परंतु कारण में नहीं। वस्त्र का नीला रंग धागों के नीले रंग के कारण होता है। वस्त्र का नीला रंग जो है, मान लीजिए कोई कपड़ा है वो नीले रंग का है, तो उसका जो धागा है वो नीले रंग का ना, इस कारण से वो नीले रंग का। बात सही है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ बोला है। यहाँ असमवाय कारण धागा में उपस्थित है। रोग निर्मित में दोष से समूर्छना असमवाय कारण है। दोष वैषम्य के बिना रोग नहीं हो सकते, परंतु जब तक दोष विषम दोषों के संयोग से दोषियों से नहीं होता तब तक रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। कहने का मतलब, जब तक जो दोष है वो विषम स्थिति में ना आए, इसे सम होएगा और दोष नहीं रहेगा, कोई व्याधि नहीं रहेगी। जैसे ही वो विषम हुआ, थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा हुआ तो व्याधि उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। फिर आता है पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से जीवित शरीर का असमवाय कारण कहा जा सकता है। ठीक है ना। यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज असमवाय कारण ऑफ फीटस। सब में जो एग्जाम्पल है वो कंपेयर करके दिया गया है। समवाय कारण और असमवाय कारण में भ्रांति
हो सकती है। भ्रांति मतलब भ्रम हो सकता है कि दोनों एक ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों में ही कारण और कार्य में समवाय संबंध होता है, लेकिन समवाय कारण द्रव्य ही होता है, असमवाय कारण गुण या कर्म होता है। ठीक है ना। जो समवाय कारण है वो द्रव्य है और असमवाय कारण क्या है, गुण है या कोई कर्म है। तो ये भी अगर समझ में नहीं आया तो आगे डायग्राम से समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंटल काज, तदुभयम भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। ठीक, देखिए, समवाय कारण और असमवाय कारण से अलग होकर जो कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण की उत्पत्ति में समवाय और असमवाय कारण की मदद करता है। कार्य की उत्पत्ति के पश्चात यह कारण कार्य से अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें डायग्राम समझा देते हैं एक बार, फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यथा तुरी वेमादिकम पटस्य। तुरी, तुरी धागे के वेष्टित करने वाली नली, जैसे कि मान लीजिए कोई लकड़ी ले लीजिए, उसमें धागा वो बना दीजिए तो तुरी हो गया। ठीक है ना। वेमा क्या है, वाइडंड आदि वस्त्र से निमित्त कारण है। वस्त्र, कपड़ा निर्मित में अंतर, मजदूर आदि को भी निमित्त कारण कहा जा सकता है। व्याधि निर्मित में मिथ्या आहार विहार आदि निमित्त कारण है। जीवित शरीर निर्मित में ईश्वर तत्व निमित्त कारण है। ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन ऑफ यूट्रस, डाइट एक्सेट्रा निमित्त कारण ऑफ फीटस। अब देखिए, जैसे जो स्पर्म और ओवम है, स्पर्म ओवम क्या है, समवाय कारण है। ठीक, यूनियन ऑफ स्पर्म और ओवम क्या है, ये असमवाय कारण है। ठीक, फिर फेवरेबल यूट्रस क्या है, ये निमित्त कारण है। समझ में आया? ये चीज़ें। एक डायग्राम और देख लीजिए, धागा क्या है, जिसको तंतु मिश्र धागा कहते हैं, ये समवाय कारण है। अब धागा क्या है, नीले रंग का है, नीले रंग धागों का विशिष्ट संयोग क्या है, असमवाय कारण। तो जो नीला रंग है ये इसका गुण है या कर्म। ठीक है ना। बुनकर निमित्त कारण। ठीक, अब नीला वस्त्र क्या है, ये कार्य हो गया। ये चीज़ें, फीटस क्या हो गया, यहाँ पर कार्य हो गया। फिर है कार्य और कारण का चरक संहिता के अनुसार वर्गीकरण। चरक संहिता में कारणों को 3 प्रकार माना गया है, पहले पढ़ चुके हैं हम। निमित्त कारण और कारण को निमित्त कारण और कारण को सहकार्य कारण, गया कार्य योनि को उपादान कारण। इस कार्य को भी 3 प्रकार का माना गया है, कार्य, कार्यफल, अनुबंध। ठीक, अब जो ये जो कार्य कार्यफल अनुबंध है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो आप ये समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, इसको आप धागा हो गया, नीले धागों ये गुण हो गया, है ना। ये सब जो ये एग्जाम्पल आपको याद करना है, फिर आगे बढ़ेंगे पढ़ते हैं। कारण के व्यापार के उपरांत कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य की उत्पत्ति के अनंतर कार्यफल की उत्पत्ति होती है और फल उत्पत्ति के अंतर उसका अनुबंध होता है। अब एक एक करके देखेंगे। कारण को हम कर्ता भी कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं, कहने का मतलब कर्ता। वही हेतु या कर्ता होता है। इसी को शास्त्रों अंतरों में निमित्त कारण कहा गया है। चिकित्सा कार्य में भिषक बोले तो वैद्य डॉक्टर को कारण या कर्ता कहा गया है। अब कारण क्या है, रिसोर्स। कार्य की उत्पत्ति के लिए कर्ता जिन वस्तुओं को साधन बनाता है उसे कारण कहते हैं। इनको सही कार्य कारण भी कहा जाता है। चिकित्सा कार्य में भेषज मतलब औषध को कारण माना जाता है। यह भिषक, यह भेषज। ठीक है ना। जो दवाइयाँ हैं वो कारण है। फिर क्या है, कार्य योनि, ओरिजिनल काज। जो विकृति होती हुई अर्थात अवस्थन करकों प्राप्त होती हुई कार्य में परिवर्तित हो जाती है उसे कार्य योनि कहते हैं। इसी को समवाय कारण या उपादान कारण कहा जाता है। चिकित्सा में धातु साम्य रूप कार्य की कार्य योनि है। धातुओं की विषमता, क्योंकि विषम धातुएं ही अवस्थानारकों में प्राप्त होते हुए सम धातुएं बन जाती है। ठीक है ना। अवस्थ अंतर को, यह अवस्थ अंतर को प्राप्त होते हुए सम धातुएं बन जाती है। अब कार्य एक्ट क्या है, कर्ता जिसकी उत्पत्ति करता है। जो कर्ता कोई कार्य किया है ना, वही कर्ता कार्य क्या हो गई, कर्ता जिसकी उत्पत्ति करता है उसे कार्य कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति के उद्देश्य से कर्ता प्रवृत्त होता है उसे कार्य कहते हैं। चिकित्सा में धातु समय को कार्य कहा जाता है।
फिर आ गया कार्यफल, एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्ट। जिस प्रयोजन से कार्य की निष्पत्ति अभीष्ट होती है उसे कार्यफल कहते हैं। चिकित्सा में धातु सम्य रूप कार्य का फल है सुख की प्राप्ति। अनुबंध, आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्ट, टाइम लैग, बाद में कुछ समय के बाद जो होता है। कार्य की उत्पत्ति के पश्चात शुभ या अशुभ भाव कार्य से उत्पन्न होकर कर्ता से अवश्य संबंध होता है, उन्हें अनुबंध कहते हैं। धातु साम्य रूप कार्य की उत्पत्ति के पश्चात उससे उत्पन्न होने वाली आयु की वृद्धि अवश्य होती है, अतः चिकित्सा में धातु साम्य की अनुबंध आयु की वृद्धि माना गया है। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कार्य कारण का आयुर्वेद में महत्व। आयुर्वेद में क्या महत्व है इसको देखते हैं। चरक संहिता ने कार्य कारण को क्या माना है, इसको बस रीडिंग मान लीजिए, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाला हेडिंग इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता सूत्र स्थान यज्ञ पुरुषीय नामक अध्याय में भारद्वाज ने स्वभाव से ही समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भारद्वाज ने भाव पदार्थों की सहेतुकता का आक्षेप किया है। वे कहते हैं राशि पुरुष और लोगों की उत्पत्ति का कारण स्वभाव है, जैसे खर होना यह पृथ्वी का स्वभाव है, द्रव्य होना ये जल का स्वभाव है, उष्ण होना ये अग्नि का स्वभाव है और गतिशील होना ये वायु का स्वभाव है। स्वभाव को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि उष्ण क्यों है, पृथ्वी खर क्यों है आदि। उसी प्रकार भाव पदार्थ क्यों उत्पन्न होते हैं ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कोई प्रश्न उठाए कि अग्नि गर्म क्यों होती है, अग्नि ठंडा क्यों नहीं होती, तो गलत बात है ना भाई। जो है सो है, एज इट इज। उत्पन्न होना सभी पदार्थों का स्वभाव है, स्वभाव के अतिरिक्त उनकी उत्पत्ति का कोई दूसरा हेतु कारण नहीं है। ठीक है ना, तो इसका एक सूत्र दिया गया है, भाव हेतु स्वभावस्तु व्याधिनाम पुरुषस्य च खर द्रव्य चलो उष्णत्वम तेजो अंतनाम अथैव ही। ठीक, फिर डायरेक्ट आते हैं कार्य कारण सिद्धांत के महत्व पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्य कारण सिद्धांत। चिकित्सा शास्त्र कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है, कार्य कारण सिद्धांत का महत्व लिखिए, एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्याधि रूपी कार्य के कारणों को खोजकर उनकी चिकित्सा की जाती है, सही बात है। हेतु प्रत्ननिक चिकित्सा इसे ही कहते हैं। औषधि द्रव्यों के गुणों को देखकर उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में चरक संहिता में स्वभाव परमवाद का वर्णन प्राप्त होता है। स्वभाव परमवाद, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। विषम हेतुओं के सेवन से दोष वैषम्य उत्पन्न होता है, जिनके कारणों से दोष विषम होते हैं। विषम हेतुओं का त्याग करने से दोष वैषम्य भी नष्ट हो जाता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ये पथ्य अपथ्य स्वास्थ्य वृत्त आदि का वर्णन भी कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधान में कार्य कारण संबंध प्रस्थापित किया जाता है। एक अनुसंधानकर्ता द्रव्य कारण का व्याधि की चिकित्सा में योगदान प्रस्थापित करता है। ठीक है ना, तो ये हम पढ़े हैं आज कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है, कार्य कारण सिद्धांत का महत्व क्या है। ठीक है ना, अब अगली बार अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें कार्य कारण के उत्पत्ति में विविध मत क्या क्या है, जैसे सत्य कार्यवाद क्या है, असत्य कार्यवाद क्या है, क्षणभंगुरवाद क्या है ना, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। इसको आप बार बार पढ़िए तो ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो हर चीज़ एक जैसी लगेगी। ठीक है ना, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।